दोस्तों, सन 1500 से 1700 का कालखंड भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर था जब देश का हर गांव मिट्टी के कच्चे घरों से सजा था, जहां रात के अंधेरे में दीपक और लालटेन की टिमटिमाती रोशनी लोगों की जिंदगी को रोशन करती थी। लोगों के पास भले ही महंगे वस्त्र न हों, लेकिन हर सुबह उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान जरूर होती थी। यह वह युग था जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो चुका था और भारत में मुगलों तथा मराठों के शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हो रहा था। इस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और दुनिया की कई महाशक्तियों की नजर इस समृद्ध भूमि पर पड़ चुकी थी। पुर्तगाल, डच, डेनिश और ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियां भारत को गुलाम बनाने के लिए तैयार थीं। हालांकि हमने प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास की कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन 1500 से 1700 का यह दौर एक ऐसा कालखंड था जिसकी महान गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल साम्राज्य को चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता था? आखिर कैसे पुर्तगाली और अंग्रेजों ने भारत में अपने कदम जमाए? उस समय आम भारतीयों का जीवन कैसा था? वे किस तरह के वस्त्र पहनते थे, क्या काम धंधा करते थे और क्या उस समय जातीय भेदभाव मौजूद था? अगर ये सवाल आपके मन में उठते हैं तो आज का यह सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको 1500 से 1700 के भारत की एक अद्भुत झलक दिखाएंगे, जहां आप उस युग के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को करीब से जान पाएंगे। शासन और हुकूमत 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य उभर रहा था, लेकिन 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। कहा जाता था कि जो दिल्ली पर शासन करेगा वही पूरे भारत पर राज कर सकता है। मुगलों ने भी यही किया। एक एक कर छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया और भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक अकबर ने मुगल साम्राज्य को इतना विस्तृत कर लिया कि यह उस समय चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे धनी साम्राज्य बन गया था। हालांकि भारी करों की वसूली के कारण भारतीय जनता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। 24 अगस्त 1608 इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पहली बार सूरत के बंदरगाह पर उतरे। उन्होंने भारतीय राजाओं को कीमती उपहार देकर और मीठी मीठी बातें करके व्यापार की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि भारत को केवल व्यापार से नहीं बल्कि कूटनीति और छल से अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है। उस समय भारत में दो प्रमुख शक्तिशाली साम्राज्य थे, औरंगजेब का मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। अंग्रेज इन दोनों से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और मराठों तथा मुगलों के बीच अनेक युद्ध भड़काए। इस तरह अंग्रेज सही समय का इंतजार करते रहे और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगे। लेकिन अंग्रेजों से भी पहले भारत में विदेशी शासन की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। 1998 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा और 5110 में पुर्तगालियों ने बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद डच, डेनिश और ब्रिटिश व्यापारियों ने भी भारत में अपने पैर पसारने शुरू किए। व्यापार, उद्योग और जीवन शैली 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। वैश्विक उत्पादन का 1/4 हिस्सा भारत में ही तैयार होता था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत मसाले, कपास, रेशम, नील और चाय का सबसे बड़ा निर्यातक था। भारतीय समाज कृषि प्रधान था और अधिकांश लोग खेती करते थे। जिनके पास जमीन नहीं होती थी वे व्यापार या श्रमिक कार्यों से अपनी जीविका चलाते थे। उस समय कर प्रणाली बहुत कठोर थी। मुगल शासकों के भारी करों से लेकर अंग्रेजों की लगान वसूली तक किसानों को काफी शोषण सहना पड़ता था। भारत में उस समय बार्टर सिस्टम प्रचलित था। लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी जरूरतें पूरी करते थे। अगर किसी के पास चावल था तो वह दाल के बदले उसे किसी और किसान से ले सकता था। पहनावा और संस्कृति। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश था और यह विविधता उनके पहनावे में भी झलकती थी। मालाबार क्षेत्र के लोग विशेष पारंपरिक वस्त्र पहनते थे। उत्तर पूर्वी जनजातियां अपनी अनूठी वेशभूषा में रहती थीं।
जबकि तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब और गुजरात में अलग-अलग परिधान प्रचलित थे। पुरुष अक्सर धोती और कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थीं और छोटे बच्चे निक्कर या हल्के कपड़ों में घूमते थे। समाज में बुजुर्गों को विशेष सम्मान प्राप्त था और निर्णय लेने में उनकी राय महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जातीय भेदभाव और सामाजिक व्यवस्था। हालांकि भारत विविधता से भरा देश था, लेकिन जातिवाद एक बड़ी सामाजिक समस्या थी। हिंदू समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दलितों और निम्न जातियों को समाज में उपेक्षित रखा जाता था। वे ऊंची जातियों के घरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते थे और कई जगहों पर उन्हें पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन समय के साथ समाज में सुधार हुआ। भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर भारत को इस बंधन से मुक्त किया। शिक्षा और साक्षरता। 16वीं और 17वीं शताब्दी में शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित थी। अधिकतर लोग अनपढ़ थे क्योंकि स्कूल और कॉलेज जैसी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। केवल गुरुकुलों में सीमित संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। हालांकि भारतीय समाज में ज्ञान और विवेक की कोई कमी नहीं थी। लोग जुगाड़ और परंपरागत ज्ञान से कई कठिनाइयों का समाधान निकाल लेते थे।